हेलो बच्चों, माई सेल्फ विकास यादव। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की यूनिट नंबर 1। ठीक है, तो इसके पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि इसमें टोटल हम 5 यूनिट पढ़ेंगे। पहले में कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सेकेंड यूनिट है मेटल कटिंग, तीसरी है ग्राइंडिंग एंड सुपर फिनिशिंग, यूनिट 4 है मेटल ज्वाइनिंग जो कि आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और पांचवी है अनकन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये टोटल 5 यूनिट्स हैं। आज यूनिट नंबर 4 में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं: ज्वाइनिंग प्रोसेस, फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग, आर्क वेल्डिंग, TIG and MIG processes, resistance welding, other welding processes and weld decay in hatch। तो ये सारे टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। मेरे साथ बिल्कुल ध्यान से जुड़े रहिए, बिल्कुल ठीक है, और हर एक टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझिए। सो लेक्चर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि लगातार यूनिवर्सिटी से पेपर में पूछे जाते रहे हैं। उससे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग विद हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ऑल्सो राइट डाउन देयर स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द TIG and MIG welding in details with the help of neat sketches। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ नीट स्केच, ऑल्सो गिव इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। एंड लास्ट वन क्वेश्चन है व्हाट इज हैज इन आर्क वेल्डिंग, डिस्कस द फिनोमिनन ऑफ वेल्ड डिके इन हैज विद द सुटेबल डायग्राम। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं कि जो लगातार यूनिवर्सिटी के में पूछे जाते रहे हैं। ठीक, तो आने वाले टॉपिक में हम जितने भी आने वाले टॉपिक जो भी हम पढ़ेंगे उनमें इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे, या ये कहें ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, वेल्डिंग। व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग क्या होता है? बेसिकली वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग एक मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल्स को हम जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो welding is a metal joining process in which two or more parts are joined or coalesced at their contacting surfaces by suitable application of heat and pressure। Sometimes welding is done just by welding, apply heat alone with no pressure। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वेल्डिंग प्रोसेस जब हम करते हैं तो उसमें सिर्फ हीट के थ्रू ही करते हैं, वहां पर प्रेशर को अप्लाई नहीं करते या प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती है। In some cases, both heat and pressure are applied, and in other cases, only pressure is applied without any external heat। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ हीट की जरूरत पड़ती है वेल्डिंग के लिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हीट एंड प्रेशर दोनों की जरूरत पड़ती है वेल्डिंग के लिए, और कभी कभी ऐसा होता है कि ओनली प्रेशर की जरूरत पड़ती है वेल्डिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? सो if two surfaces are brought together in such a way that nothing but the grain boundaries separate them, मतलब हम दो सरफेस है उसको इस तरीके से एक पास लेके आए कि सिर्फ जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं उससे वो दो के दो सरफेस अलग हों। ठीक है ना? सो इफ टू सरफेसेस आर ब्रॉट टुगेदर इन सच ए वे दैट nothing but the grain boundaries separate them, there are two bodies with adhere with a very large force resulting in what we call welding। तो होता क्या कि जब दो सरफेसेस को एक पास लेके आते हैं और इस तरीके से लेके आते हैं कि सिर्फ जो ग्रेन बाउंड्रीज है इससे वो दो सरफेस अलग अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद जब दोनों जो बॉडीज हैं वो चिपक जाती हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी लार्ज फोर्स, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? वेल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग। फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग ये क्या होता है भाई? सो वेल्डिंग इन्वॉल्व्स जॉइनिंग टू और मोर पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर बाय मेल्टिंग एंड फ्यूजिंग देम। तो वेल्डिंग में क्या होता है? वेल्डिंग में दो या दो से ज्यादा मेटल पीस को ज्वाइन करते हैं बाई, या उसको पिघला के, या उसको हम उसको फ्यूज करके। सो द फिजिक्स बिहाइंड वेल्डिंग कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट सम की प्रिंसिपल्स इंक्लूड। देखो, जो वेल्डिंग की फिजिक्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, बट कुछ फिजिक्स या कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमको समझना जरूरी होता है। उसमें पहला है हीट जनरेशन। वेल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हीट जनरेशन। सो वेल्डिंग इन्वॉल्व्स जनरेटिंग इंटेंस हीट टू मेल्ट द बेस मेटल एंड ऑफन अ
फिल्टर मटेरियल टू क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बोल्ट। तो वेल्डिंग होता क्या, वेल्डिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इंटेंस हीट को जनरेट करते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए, एंड ऑफन अ फिलर मटेरियल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बोल्ट, और एक फिलर मटेरियल का यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने के लिए। तो दिस हीट कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग वेरियस मेथड सच एज इलेक्ट्रिक आर्क, गैस फ्लेम, लेजर और फ्रिक्शन। तो ये जो हीट प्रोड्यूस करते हैं इसके लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आर्क हो गया, गैस फ्लेम्स हो गया, लेजर हो गया या फ्रिक्शन हो गया, और इन्हीं के बेसिस पे इसका नॉमिनेशन कर देते हैं। अगर मान लीजिए हमने हीट प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करा है तो हम इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। अगर गैस फ्लेम्स का यूज कर रहे हैं तो गैस वेल्डिंग बोलते हैं। जो नेक्स्ट में की एलिमेंट उसमें है मेटलर्जी। सो व्हेन मेटल्स आर हीटेड एंड देन कूल्ड रैपिडली ड्यूरिंग द वेल्डिंग प्रोसेस, द मेटल्स माइक्रोस्ट्रक्चर कैन चेंज। होता क्या है कि जब मेटल को हम गर्म करते हैं, जब मेटल को गर्म करते हैं उसके बाद तुरंत उसको ठंडा करते हैं, इसमें होता क्या है कि जो मेटल का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। जब उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होंगी। सो अंडरस्टैंडिंग द मेटलर्जिकल चेंज दैट ऑकर्स ड्यूरिंग वेल्डिंग इज क्रूशियल फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल वेल्ड्स। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है शील्डिंग। तो टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम रिएक्टिंग विद द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, ए शील्डिंग गैस और फ्लक्स इज ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग वेल्डिंग। तो होता क्या कि वेल्डिंग के टाइम पर अगर जो मोल्टन मेटल है वो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना करे, मतलब जो सराउंडिंग है सराउंडिंग से रिएक्ट ना करे, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके चारों तरफ एक शील्डिंग गैस या फिर फ्लक्स का यूज करते हैं। ठीक है, so to protect the molten metal from reacting with the surrounding atmosphere, a shielding gas or flux is often used during welding. So this help prevents defects like porosity and oxidation in the weld. तो ये शील्डिंग की वजह से जैसे डिफेक्ट होता है, पोरोसिटी हो गया, ठीक है, पोरोसिटी हो गया या फिर ऑक्सीडेशन इन वेल्ड हो गया, तो ये जो डिफेक्ट्स है उनको शील्डिंग के द्वारा रोका जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्रेजिंग और उसके बाद से पढ़ेंगे सोल्डरिंग। तो ब्रेजिंग क्या होती है? सो इट इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच ए फिलर मेटल इज मेल्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी एक्शन बिटवीन द फेइंग सरफेसेस ऑफ द मेटल पार्ट्स बीइंग ज्वाइंट। इसमें हम क्या करते हैं, देखो इसको डायग्राम समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, इट इज ए ज्वाइनिंग प्रोसेस, एक ऐसा ज्वाइनिंग प्रोसेस है जिसमें कि देखो फिलर मेटल को वेल्ड करते हैं, जो फिलर मेटल है ठीक है उसको मेल्ट करेंगे और जो दो सरफेस को जोड़ना है उसके बीच में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय द कैपिलरी एक्शन। ठीक है, एंड देन बीइंग ज्वाइंट। सो इट इज अ मेटल, इट इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस इन विच द फिलर मटेरियल, देखो ये जो फिलर मटेरियल, देखो ये जो फिलर मटेरियल है, फिलर मटेरियल इस मेल्टेड, इसको मेल्ट कर दिया गया है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कैपिलरी एक्शन बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ द मेटल पार्ट। मतलब बेस मेटल है और ये एक एक मेटल पार्ट ये है, तो इन दोनों पार्ट को हमें जोड़ना है। तो इनके बीच में कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिलर मटेरियल को मेल्ट करके यहाँ पर भेज देंगे एंड देन यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस हो जाएगा। सो इन ब्रेजिंग द फिलर मटेरियल हैज अ मेल्टिंग टेम्परेचर अबव 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड बट बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेस टू बी ज्वाइंट। ब्रेजिंग में जो फिलर मटेरियल यूज करते हैं, जो हम फिलर मेटल यूज करते हैं उसका टेम्परेचर 450 डिग्री तक होता है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो बेस मेटल के टेम्परेचर से हमेशा कम होता है। ठीक है, सो ज्वाइंट प्रोड्यूस बाय दिस वेल्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन सोल्डरिंग। तो ब्रेजिंग के थ्रू जो वेल्डिंग प्रोड्यूस होता है वो सोल्डरिंग के थ्रू जो वेल्डिंग प्रोड्यूस करते हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। दिस प्रोसेस ऑफर्स बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस। एंड नेक्स्ट वन है फिलर यूज इन ब्रेजिंग इंक्लूड कॉपर एंड कॉपर एलॉय, सिल्वर एलॉय एंड एल्यूमिनियम एलॉय। सो ब्रेजिंग प्रोसेस में जो फिलर मेटल यूज करेंगे उसमें क्या होगा, या तुम कॉपर लेते हैं, कॉपर एलॉय लेते हैं, सिल्वर एलॉय लेते हैं या फिर एल्यूमिनियम एलॉय यूज करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होती है? अभी आप इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे जाएंगे तो वहां आपको ये प्रोसेस दिखेगा सोल्डरिंग क्या होती है। ठीक है, तो सोल्डरिंग में देखते हैं पहले डायग्राम में, देखते हैं मेन कंपोनेंट कौन कौन से। देखो एक सर्किट बोर्ड लगा होता है, ये है टिप ऑफ सोल्डरिंग आयरन, ये है सोल्डर वायर, ये है कॉपर पैड ऑन बोर्ड और ये लगा हुआ है
bleed from component, है ना? तो होता क्या है बाय डेफिनेशन? सोल्डरिंग इज ए ब्रेजिंग टाइप ऑपरेशन वेयर द फिलर मेटल हैज ए मेल्टिंग पॉइंट बिलो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 450 डिग्री सेंटीग्रेड। जो सोल्डरिंग है, जो सोल्डरिंग है, ठीक है, वो ब्रेजिंग की तरह ही होता है, मतलब दोनों प्रोसेस सेम है, बट डिफरेंस ये है कि जो सोल्डरिंग होता है उसमें जो हम फिलर मेटल लेते हैं उसका टेम्परेचर 450 डिग्री से कम होता है। सोल्डरिंग में जो फिलर मेटल यूज करते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। स्ट्रेंथ ऑफ द फिलर मेटल इज लो। इन केस ऑफ सोल्डरिंग के केस में जो फिलर मेटल लेते हैं उसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर ए नीट लीक प्रूफ ज्वाइंट और लो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट एंड नॉट सुटेबल फॉर हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। जो सोल्डरिंग होता है वो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। Oxy acetylene welding. So in this process, various fuels are mixed with oxygen and burned to perform welding. इसमें करते क्या है कि बहुत से फ्यूल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके बर्न करते हैं, जिसके थ्रू वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, सो इन दिस केस वेल्डिंग इज परफॉर्म बाय ए फ्लेम फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। इसका नाम क्या है? ऑक्सी एसिटिलीन, मतलब ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन। तो होता है क्या कि इसमें जो वेल्डिंग ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म कैसे करते हैं कि इन दिस केस वेल्डिंग इज परफॉर्म बाय फ्लेम फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो द फ्लेम कम्स फ्रॉम ए टॉर्च। इसको डायग्राम से देखते हैं यहाँ पर हम लोग, देखते हैं यहाँ पर the flame comes from a torch. A filler rod coated with flux is used sometime which prevent oxidation. तो कभी कभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिलर रॉड का यूज करते हैं जो कि फ्लक्स से कोटेड होती है फॉर प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेशन एंड क्रिएटिंग ए बेटर ज्वाइंट। तो एसिटिलीन इज ए फेमस फ्यूल बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ऑफ जनरेटिंग अ टेम्परेचर ऑफ 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो इसमें डायग्राम में देखते हैं मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बच्चों इसमें। एक तो होगा ये मिक्स, देखो ये टॉर्च यहाँ पर आएगा, मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। देन ये है वेल्डिंग टॉर्च, ये है फ्लेम। यहाँ पे क्या होगा, दोनों का कंबशन, इस रॉड में से यहाँ से C2H2 और ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पर क्या होगा, जब दोनों का कंबशन होगा तो यहाँ पर फ्लेम जनरेट होगी। ये होता है आपका मोल्टन मेटल, मोल्टन वेल्ड मेटल, ये है बेस मेटल, ये होता है यहाँ पर फिलर रॉड, ठीक है। और सॉल्डिफिकेशन के बाद से कुछ इस तरीके से वेल्ड मेटल दिखता है। अब इसमें जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है देखते हैं। देखो पहला क्या है, सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन हैपेंड एट टू स्टेजेस। यहाँ पर जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन के बीच में जो केमिकल रिएक्शन होती है वो दो स्टेज में होती है। पहली होती है कि C2H2 प्लस O2 क्या मिल जाएगा, 2CO प्लस H2 प्लस हीट। फर्स्ट टाइम पे इनर कोर में कैसे होगा, C2H2 प्लस O2 क्या मिल जाएगा, 2CO प्लस H2 प्लस हीट, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन आर कंपस्टिबल एंड सेकेंड रिएक्शन ऑकर्स। अब जो पहले, जो फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो भी कंबस्टिबल है, मतलब उसका भी कंबशन होगा, और वो रिजेक्ट करके क्या देगा हमें, 2CO प्लस H2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस H2O प्लस हीट। सेकेंड स्टेज में क्या मिल जाएगा, आउटर एनवलप में फ्लेम जनरेट हो जाएगी। अब जो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है इसकी प्रॉब्लम्स क्या, एडवांटेजेस क्या है। तो पहला क्या है, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इज हाईली फ्लेमेबल एंड हेंस hazardous टू एनवायरमेंट। जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन है इसका जो कॉम्बिनेशन है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक होता है। दूसरा क्या है, इट इज अनस्टेबल एट प्रेशर मच अबव 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर 1 atm से ज्यादा हुआ तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। इट इज मैंडेटरी फॉर द वेल्डर टू वियर ग्लव्स, गॉगल्स एक्सेट्रा एज प्रिवेंट मेजर्स। नेक्स्ट है द इक्विपमेंट इज रिलेटिवली चीप एंड पोर्टेबल। सबसे एडवांटेज क्या है कि जो इसके इक्विपमेंट होते हैं काफी सस्ते और पोर्टेबल होते हैं। सो इट इज यूज्ड एज एन इकोनॉमिकल
versatile process that is well suited for low quantity production and repair jobs. और नेक्स्ट क्या है, इट इज रियरली यूज टू वेल्ड प्लेट थिकनेस देन 6.5 mm। अगर 6.5 mm से ज्यादा थिक प्लेट है तो वहां पर इस वेल्डिंग प्रोसेस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन इज हाईली फ्लेमेबल एंड हेंस हजार्डियस टू एनवायरनमेंट। देखो तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए थे, और देखो यहाँ पर ये डायग्राम में कुछ दिखा रखे हैं वेल्डिंग प्रोसेस होता कैसे कैसे, कहाँ पर एप्लीकेशन से वेल्डिंग की, देखो यहाँ पर भी वेल्डिंग यूज हो रही है, वहां पर भी वेल्डिंग यूज हो रही है, और यहाँ पर भी वेल्डिंग प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस ऑक्सी एसिड वेल्डिंग को ब्रॉडली हम यहाँ पर समझ सकते हैं। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये है एसिटिलीन सिलेंडर। ठीक है, ये क्या लगा हुआ है यहाँ पर, ऑक्सीजन रेगुलेटर एंड गॉज गेज, यहाँ पे लगा हुआ है ये फ्लैश बैक अरेस्टर। ठीक है, ये होता है ऑक्सीजन होस और ये होता है एसिटिलीन होस। ठीक है, और यहाँ पर ये लगी होती है टॉर्च, और ये होता है यहाँ पर वेल्डिंग रॉड, और सारा का सारा ये होता है बेस मेटल जहां पर की वेल्डिंग परफॉर्मेशन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लेम्स। फ्लेम्स कितने टाइप्स की होती है? ठीक है, तो बेसिकली दूसरा होता है एक्सेस एसिटिलीन फ्लेम, और दूसरा तीसरा होता है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो पहला न्यूट्रल फ्लेम क्या है, सो इट इज प्रोड्यूस व्हेन द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू एसिटिलीन इन द मिक्सचर लीविंग द टॉर्च इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 1:1। न्यूट्रल फ्लेम तब प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो दोनों का रेशियो होता है वो क्या होता है, 1:1 होता है, मतलब दोनों सेम रेशियो में होते हैं, तो वहां पर जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, न्यूट्रल फ्लेम। इट्स टर्म न्यूट्रल because it will usually have no chemical effect on the metal being weld। और इसको न्यूट्रल इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि जिस भी मेटल पे वेल्डिंग होती है उस पर इसका कोई भी केमिकल इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड वन है एक्सेस एसिटिलीन फ्लेम, जिसको कि हम कार्बोराइजिंग फ्लेम भी बोलते हैं। सो एक्सेस एसिटिलीन फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम एज इट्स नेम implies is created when the proportion of acetylene in the mixture is higher than that required to produce the neutral flame। इस केस में क्या होगा, जो कार्बोराइजिंग फ्लेम होगी या एक्सेस एसिटिलीन फ्लेम होगी, यहाँ पर ए ऑक्सीजन के कंपैरिजन में एसिटिलीन ज्यादा होगी किसमें, मिक्सचर में। ठीक है, तो यूज इसका यूज कहाँ करते हैं, तो यूज्ड इन स्टील इट विल कॉज एन इंक्रीज इन द कार्बन कंटेंट ऑफ द वेल्ड मेटल। जब इसको स्टील में यूज करते हैं तो जो वेल्ड मेटल है वहां पर कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एसिटिलीन की क्वांटिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के। ठीक है, नेक्स्ट वन है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रिजल्ट फ्रॉम बर्निंग ए मिक्सचर विच कंटेन्स मोर ऑक्सीजन देन रिक्वायर्ड फॉर अ न्यूट्रल फ्लेम। तो इस केस में क्या होगा, जो कि इसमें जो मिक्सचर होगा ऑक्सीजन एसिटिलीन का, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एसिटिलीन के, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इट विल ऑक्सीडाइज और बर्न सम ऑफ द मेटल बीइंग वेल्डेड। तो ये क्या होता है कि जिस मेटल को हमें वेल्ड करना होता है उसे थोड़ा सा ये बर्न कर देता है। देखो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है, दिस वन इज न्यूट्रल फ्लेम, ये है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और ये है कार्बोराइजिंग फ्लेम। नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस कटिंग। गैस कटिंग क्या होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आयरन एंड स्टील ऑक्सीडाइज व्हेन हीटेड टू अ टेम्परेचर बिटवीन 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब आयरन और स्टील को 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो ये क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब बर्न हो जाती है। तो हाई प्रेशर ऑक्सीजन जेट इज डायरेक्टेड अगेंस्ट अ हीटेड स्टील प्लेट। इसमें क्या करते हैं, जो हाई प्रेशर ऑक्सीजन जेट है ना, उसको जिस जो हीटेड स्टील प्लेट है उसकी तरफ डायरेक्ट करेंगे, द ऑक्सीजन जेट्स बर्न द मेटल एंड ब्लो इट अवे कॉजिंग द कट। उससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन जेट है वो मेटल को बर्न कर देगा और जो मेटल प्लेट है वो कट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सो फॉर कटिंग मेटेलिक प्लेट shears are used, so these are useful
फॉर स्ट्रेट लाइन कट्स एंड ऑल्सो फॉर कट्स अप टू 40 mm थिकनेस। ठीक है, यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं इस प्रोसेस को। देखो यहाँ पर, देखो ये क्या है, टॉर्च। दिस वन क्या है, ये स्लैग। दिस वन इज प्लेट जिसको कट करना है। और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एंड प्री हीटेड फ्लेम। ठीक है, अब इसको हम एक डायग्राम में और समझ से, देखो टॉर्च है, ये वर्क पीस है, और ये क्या है, ड्रैग लाइन, जिसके थ्रू क्या है, ये यहाँ पर कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्क वेल्डिंग। ठीक है, तो आर्क वेल्डिंग क्या होती है, तो इट इज अ फ्यूजन वेल्डिंग, इसको हम फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं। इट इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस इन विच द मेटल एंड ज्वाइनिंग ऑफ मेटल इज डन बाय द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द आर्क बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या है, एक ये फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें कि जिस मेटल को ज्वाइन करना है उसको मेल्ट कैसे करते हैं, बाय द हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रोड, जनरेटेड बाय द आर्क बिटवीन द वर्क एंड इलेक्ट्रोड। इसमें क्या करते हैं कि ये बेसिकली इसमें जो हीट जनरेट करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, वर्क एंड इलेक्ट्रोड के बीच में, बाय द हेल्प ऑफ आर्क। so it is a fusion welding process in which the melting and joining of metal is done by the heat energy generated by the arc between the work and the electrodes. And electric arc is generated when the electrode contact with the work. जैसे ही इलेक्ट्रोड वर्क के कांटेक्ट में आएगा वहां पर एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी एंड देन क्विकली सेपरेटेड टू मेंटेन द गैप। और ये क्या करेगी, क्विकली सेपरेट कर जाएगी जिससे कि गैप जो है मेंटेन हो सके। इस केस में जो टेम्परेचर होता है आर्क का वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। दिस टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू मेल्ट मोस्ट ऑफ द मेटल। तो ये टेम्परेचर यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क में जो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होता है, ठीक है, ये सफिशिएंट होता है मोस्ट ऑफ द मेटल को वेल्ड करने के लिए। सो द मोल्टन मेटल कंसिस्टिंग ऑफ बेस मेटल एंड फिलर सॉलिडिफाइंग इन द वेल्ड रीजन। यहाँ पर जो मोल्टन मेटल के, ठीक है, जो मोल्टन मेटल होगा जिसमें कि बेस मेटल और फिलर होता है वो वेल्ड रीजन में सॉलिडिफाई होता है। तो इन ऑर्डर टू हैव सीम वेल्ड द पावर सोर्स मूव अलोंग द वेल्ड लाइन। यहाँ पर सीम वेल्ड के लिए क्या करते हैं, जो पावर सोर्स होता है वो वेल्ड लाइन के अलोंग मूव कराते हैं। ठीक है, इसी में है टॉपिक नेक्स्ट, पोलरिटी। पोलरिटी क्या होती है, ठीक है, तो इसमें दो टाइप की पोलरिटीज होती है, एक होती है स्ट्रेट पोलरिटी और एक होती है रिवर्स पोलरिटी। सो स्ट्रेट पोलरिटी इन विच वर्क पीस इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव। स्ट्रेट पोलरिटी में क्या होगा, जो वर्क पीस होगा वो पॉजिटिव होगा और जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव होगा। और ये कहाँ पर सुटेबल होती है, इज सुटेबल फॉर शैलो पेनेट्रेशन एंड जॉइंट्स विद वाइड गैप्स। जो रिवर्स पोलरिटी होती है वो जस्ट इसकी उल्टी होगी। रिवर्स पोलरिटी में जो वर्क पीस होगा वो नेगेटिव होगा एंड जो इलेक्ट्रोड होगा वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग। इस आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल क्या है, सो एन आर्क, अब देखो मैं बताया था मैंने, इसमें क्या होगा, कैथोड और एनोड के बीच में क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। यहाँ पर क्या होगा, कैथोड और एनोड के बीच में क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। सो एन आर्क इज जनरेटेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन दे आर टच टू एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ करंट। जब कैथोड और एनोड के थ्रू जैसे ही करंट फ्लो करेगी वहां पर क्या होगा, एक आर्क जनरेट होगा। सो एन आर्क इज जनरेटेड बिटवीन कैथोड एंड एनोड व्हेन दे आर टच टू एस्टैब्लिश द फ्लो ऑफ करंट एंड देन separated by a small distance। 65% to 75% हीट इज जनरेटेड एट द एनोड। इस केस में 65% से लेकर 75% जो हीट होती है वो एनोड पे जनरेट होती है। अब देख लेते हैं जो ये आर्क वेल्डिंग है इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर एसी और डीसी पावर सोर्स, देन उसके बाद से वर्क केबल, देन यहाँ पे लगी है क्लैंप, ये है इलेक्ट्रोड केबल और ये है इलेक्ट्रोड होल्डर। ठीक है, ये है फिलर मेटल। ठीक है, और यहाँ पे फिलर मेटल ये है, यहाँ पे क्या जनरेट होगी, आर्क, ये है वर्क। ठीक है, और ये है मॉल्टन वेल्ड मेटल, ये क्या है, मॉल्टन वेल्ड मेटल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोड। तो ये सारे
कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट टॉपिक है वो है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। नाम है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है, इसको शॉर्ट में हम SMAW बोलते हैं। सो इसमें ये प्रोसेस है क्या, इसको समझते हैं। इन दिस प्रोसेस ए consumable electrode consisting of a filler metal rod which is coated with the chemicals that provide flux and shielding is used। इसमें क्या करते हैं, एक हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है। यहाँ पर एक हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें कि एक फिलर मेटल रॉड होगी, ठीक है, जो कि केमिकल के थ्रू कोटेड होगी। इसमें क्या होगी, एक फिलर मेटल रॉड होगी जो कि एक केमिकल्स के थ्रू कोटेड होगी, जिससे कि उसमें उसको फ्लक्स और फील्डिंग से बचाया जा सके। सॉरी, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस ए कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कंसिस्टिंग ऑफ ए फिलर मेटल रॉड विच इज कोटेड विद केमिकल्स दैट प्रोवाइड फ्लक्स एंड शील्डिंग इज यूज्ड। यहाँ पर जो हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, ठीक है, उसके अंदर क्या होगी, फिर समझो, एक फिलर मेटल रॉड होगा जो कि केमिकल से कोटेड होगा, किसी भी केमिकल से कोटेड होगा, जो कि फ्लक्स और फील्डिंग प्रोवाइड कराएगा। जनरली जब फिलर मेटल हैज केमिकल कंपोजिशन वेरी क्लोज टू बेस मेटल, यहाँ पर जो फिलर मेटल होता है यूज करते हैं, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो नियर अबाउट बेस मेटल की तरह ही होता है। सो फिलर रॉड कोटिंग, अब फिलर रॉड कोटिंग में क्या होता है, तो कोटिंग कंसिस्ट ऑफ पाउडर्ड सेलुलोज, जिसको कि हम कॉटन एंड वुड पाउडर भी बोलते हैं। तो कोटिंग कंसिस्ट ऑफ पाउडर सेलुलोज mixed with oxides, carbonates combined using a silicate binder. So this coating provides protective layer to the weld pool and stabilize the arc। ये क्या करती है, ये जो कोटिंग है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कराती है टू वेल्ड पूल एंड स्टेबलाइज द आर्क। इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है शिप बिल्डिंग में, कंस्ट्रक्शन में एंड मशीन स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखो, दिस वन इज बेस मेटल, ये है मॉर्टल मेटल, और ये क्या है, सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल, मतलब जो कि मेटल वेल्ड हो चुका है। जिस वन ये स्लैग यहाँ पर होगा, ये होगी इलेक्ट्रोड कोटिंग। इनमें क्या कर रखा है, रॉड पे इलेक्ट्रोड कोटिंग कर रखी है, और ये क्या है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। समझे, यहाँ पर ये जो अंदर वाला क्या है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, और हमने यहाँ पे क्या रखा, बाहर इलेक्ट्रोड की कोटिंग कर रखी है। देन इस डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल, जो ये इलेक्ट्रोड है वो किस डायरेक्शन मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, और ये क्या बनी हुई चारों तरफ, ये है प्रोटेक्टिव गैस फ्रॉम इलेक्ट्रोड कोटिंग। ये क्या है, प्रोटेक्टिव गैस फ्रॉम इलेक्ट्रोड कोटिंग, ठीक है। और इसको हम और डीपली अगर समझना चाहते हैं तो इस दो डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझ सकते हैं, देखो, ठीक है। एक डायग्राम ये है और यहाँ पर डायग्राम ये, तो ये इलेक्ट्रोड है, इसके बाहर कोटिंग है, ये पूरी की पूरी क्या है, शील्डिंग गैस है, ये बेस मेटल है और ये वेल्ड मेटल। तो उसको हम डीपली भी दोनों डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक उसका नाम है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। इन सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग ऑल्सो नोन एज हिडन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होती है इसे हम हिडन आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, या सबमर्ज मेल्ट वेल्डिंग बोलते हैं, या कभी कभी इसको हम सब आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग ऑल्सो नोन एज हिडन हिडन आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज मेल्ट वेल्डिंग और सब आर्क वेल्डिंग, द आर्क इज स्ट्रक बिटवीन ए मेटल इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस अंडर ए ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स। यहाँ पे क्या होता है, जो आर्क होती है, आर्क जो जनरेट होगी, कहाँ जनरेट होगी, मेटल इलेक्ट्रोड्स और वर्क पीस के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, जो आर्क जनरेट होगी वो वर्क पीस और मेटल के बीच में जनरेट होगी, जो कि पूरे के पूरे ग्रेनुलर फ्लक्स के थ्रू सराउंडेड होगा। सो द वेल्डिंग एक्शन टेक्स प्लेस अंडर द द
welding action takes place under the flux layer without any visible arc, spatter, smoke और flash। यहाँ पर जो वेल्डिंग एक्शन होगा, ठीक है ना, वो फ्लक्स लेयर के अंदर होता है विदाउट एनी विजिबल आर्क, स्पैटर, स्मोक और फ्लैश। तो इन दिस प्रोसेस ए कॉन्टिन्यूअस बेयर इलेक्ट्रोड वायर इज यूज्ड। यहाँ पर हम एक कॉन्टिन्यूअस बेयर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। द शील्डिंग इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल ग्रेनुलर फ्लक्स थ्रू द ऊपर। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते, देखो यहाँ पे देखिए, ठीक है। दिस वन अगेन, ये क्या होगा, बेस मेटल, ये आपका मोल्टन फ्लक्स, ठीक है। ये है, दिस वन इज है मोल्टन वेल्ड मेटल, और ये क्या है, सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्लैग, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्शन गिव है कि मैंने वैक्यूम सिस्टम फॉर रिकवरी ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स, ठीक है। और इसके ऊपर देखो, ये क्या पूरा का पूरा क्या है, ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स। ये क्या पूरा का पूरा ब्लैंकेट ऑफ ग्रेनुलर फ्लक्स, जिसके अंदर वेल्डिंग हो रही होती है, जिसके अंदर वेल्डिंग प्रोसेस हो रहा होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। यहाँ पे क्या है, ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अगेन यहाँ पर ग्रेनुलर फ्लक्स फ्रॉम हुपर। अब इस हुपर के थ्रू यहाँ पर हम ग्रेनुलर फ्लक्स को यहाँ डालते हैं, जो कि यहाँ पर इसको चारों तरफ इसको कोट कर देता है, और इस डायरेक्शन में जो वेल्डिंग प्रोसेस है वो हो रहा होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको कि हम शॉर्ट में GMAW या फिर MIG बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रोड इज ए कंज्यूमेबल वायर। इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रोड होता है वो एक कंज्यूमेबल वायर होता है, जिसका कि डायमीटर 0.8 से 6.5 mm तक होता है। यहाँ पर शील्डिंग गैस इज प्रोवाइडेड सेपरेटली ओवर आर्क बाय ए पाइप। यहाँ पर क्या करते हैं, जो शील्डिंग गैस होती है उसको हम सेपरेटली प्रोवाइड करते हैं बाय यूजिंग अ पाइप। अब इस केस में जो गैस मेटेलिक वेल्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे जो शील्डिंग गैस है वो कौन कौन सी यूज होती है। यहाँ पर जो शील्डिंग गैस यूज करेंगे उसमें हम हीलियम का यूज करते हैं, आर्गन का यूज करते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, यूजली यूज्ड मेनली फॉर एल्यूमिनियम एलॉय, ठीक है। Active gases like carbon dioxide is used for welding steel grade material as compared to SMAW, GMAW can be used for multiple weld passes as there is no deposition of slag and hence no brushing involved, ठीक है। तो एज कंपेयर टू SMAW में सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की जगह जो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है, इसका यूज हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्लैग फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ब्रशिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी एडवांटेजेस क्या है इस प्रोसेस के, ठीक है। पहला क्या है, ऑटोमेशन ऑफ वेल्डिंग पॉसिबल एज कॉन्टिन्यूअस वेल्ड वायर इज यूज। यहाँ पर क्या है, वेल्डिंग का ऑटोमेशन पॉसिबल है। यहाँ पर इस केस में जो ये वेल्डिंग प्रोसेस है, यहाँ पर वेल्डिंग का ऑटोमेशन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम वेल्ड वायर का यूज करते हैं, नॉट स्टिक्स इन अ SMAW, ठीक है। जैसे कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में स्टिक का यूज करते थे, बट यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम वेल्ड वायर का यूज करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग। अगर मेटल इनर्ट गैस का यूज कर अगर इनर्ट गैस का यूज कर रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तो इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग समटाइम रिफर्स एज मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है, MIG वेल्डिंग, ठीक है। तो कभी कभी हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं, क्यों, ठीक है। सो गैस मेटल आर्क वेल्डिंग इज अ वेल्डिंग प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक आर्क इज formed between a consumable wire electrode and the workpiece metal, which heats the workpiece metal causing them to melt and join। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वेल्डिंग प्रोसेस में हम इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आर्क फॉर्म होती है बिटवीन अ कंज्यूमेबल वायर इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस मेटल्स
which heat the workpiece metal, causing them to melt and join. So along with wire electrode, a shielding gas is fed to the welding gun. यहाँ पर इलेक्ट्रोड, वायर इलेक्ट्रोड के साथ साथ एक शील्डिंग गैस को भी फेड करते हैं थ्रू द वेल्डिंग गन, विच शील्ड्स द प्रोसेस फ्रॉम कंटामिनेंट्स इन द एयर. So a constant voltage direct current power source is most commonly used with the GMAW. ठीक है. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. इसको हम GTAW बोलते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. तो देखिए इसमें क्या करता है. इट इज ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड शील्डिंग गैस. ठीक है. तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं. सो इट इज यूज्ड नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड्स एंड शील्डिंग गैस फॉर शील्डिंग. ठीक है. यहाँ पर शील्डिंग के लिए हम यहाँ पर इनर्ट गैस का यूज करते हैं. इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग. इसको कभी कभी हम TIG भी बोलते हैं. यूजेज ऑफ फिलर वायर इज ऑप्शनल and is heated by arc and not transferred across the arc. यहाँ पर हम जो फिलर वायर होता है ये ऑप्शनल होता है. अगर हम चाहे तो उसको यूज भी कर सकते हैं और चाहे तो उसको यूज नहीं भी कर सकते हैं. टंगस्टन इज अ गुड इलेक्ट्रोड मटेरियल ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 34,000 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 35,400 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पर जो टंगस्टन होता है वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोड होता है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अबाउट 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. इसके एडवांटेजेस क्या है? High quality welds, no weld spatter because no filler metal is transferred across the arc, high skill level required to achieve good weld and difficult to automate. इसके लिए हमें हाई स्किल्ड वेल्डर की जरूरत होती है और इसको ऑटोमेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. ठीक है. इस वेल्डिंग प्रोसेस को हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. फिर से यहाँ पर क्या होगा, बेस मेटल, ये है यहाँ पर मॉल्टन वेल्ड मेटल, देन ये क्या है, सॉलिडिफाइड वेल्ड मेटल. मतलब वेल्डिंग होने के बाद जो सॉलिडिफिकेशन यहाँ पर होता है. ठीक है. दिस वन इज टंगस्टन इलेक्ट्रोड. ठीक है. और ये क्या है, गैस नोजल. ठीक है. और इसके अंदर क्या है, शील्डिंग गैस. ठीक है. इसके अंदर क्या है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, उसके साथ हम क्या फिल करते हैं, शील्डिंग गैस. ये क्या है, इलेक्ट्रोड टिप. ये क्या है, इलेक्ट्रोड टिप. और इसके बाहर क्या लगी होती है, शील्डिंग गैसेस, जो कि इन्वायरमेंट से इसको प्रोटेक्ट करती हैं. यहाँ पर आर्क जनरेट होगा, जैसे यहाँ पर आर्क जनरेट होगा, ठीक है, यहाँ पर मेटल वेल्ड होगा. ये क्या है, बेस मेटल, और ये क्या है, मॉल्टन वेल्ड मेटल. इसके बाद दोनों, जब वे वेल्ड मेटल यहाँ पर सॉलिडी कूल होगा तो ये सॉलिडिफाई होकर यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म हो जाएगा. जैसा कि अभी तक जितने भी वेल्डिंग प्रोसेस मैंने पढ़ा है सब में इस तरीके से होता आया. नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग. प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग. हम देखते हैं कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग क्या है. तो it is a variety of gas tungsten arc welding in which a constricted plasma arc is used for welding. बेसिकली क्या है, ये जो वेल्डिंग प्रोसेस है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, ठीक है ना, ये टंगस्टन आर्क वेल्डिंग की एक वैरायटी है. बट यहाँ पर क्या करते हैं, हम प्लाज्मा यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए. यहाँ क्या करते हैं, प्लाज्मा यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए. सो इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड, इस प्रोसेस में क्या होगा, इस प्रोसेस में क्या होगा, ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ए टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज केप्ट इन द नोजल. देखो ये क्या है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, जिसको कि नोजल के अंदर रखते हैं, दैट फोकसेस ए हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ इनर्ट गैसेस. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड को नोजल के अंदर रखते हैं, दैट focuses a high velocity stream of inert gases into the region of the arc. कहां पर इसको स्टेट करते हैं, कहां पर रखते हैं इसको, जहां पर आर्क का रीजन है, टू फॉर्म अ हाई वेलोसिटी इंटेंसली हॉट प्लाज्मा आर्क स्ट्रीम. सो टेम्परेचर इन प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग इज 17,000 डिग्री सेंटीग्रेड. सो
प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर होता है वो 17,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो दिस इज मेनली ड्यू टू द constriction of the arc. So the input power is highly concentrated to produce a plasma jet of smaller diameter and very high power density. So the process can be used to weld almost any material including tungsten. इस प्रोसेस के थ्रू हम किसी भी मटेरियल को वेल्ड कर सकते हैं इंक्लूडिंग टंगस्टन। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है? तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर पार्ट्स आर वेल्डेड बाय द कोऑर्डिनेटेड एंड रेगुलेटेड यूज ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में क्या होगा? नॉर्मली जैसे अभी तक होता है, तो इस वेल्डिंग प्रोसेस में दो या दो से ज्यादा पार्ट जिसको वेल्ड करना है ना, इसको वेल्ड करना है बाय द coordinated and regulated use of heat and power. So the heat in the resistance welding process is generated by the resistance offered by the workpiece to flow of low voltage high density electric current। ध्यान रखना यहाँ पर जो वेल्डिंग के लिए हीट की जरूरत होती है, यहाँ पर वेल्डिंग के लिए जो हीट की जरूरत होती है वो कैसे जनरेट होती है, समझ जाए बच्चों इस बात को। तो द हीट इन द resistance welding process is generated by resistance offered by the workpiece to the flow of low voltage high density electric current। यहाँ पे क्या होता है, जो वर्क पीस होता है वो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है उसको क्या करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिससे कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, उसके थ्रू यहाँ पर वेल्डिंग प्रोसेस परफॉर्म होगा। सो ए टिपिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ स्क्वेज एंड वेल्ड एंड होल्ड पीरियड। इसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है स्क्वेज, दूसरा होता है वेल्ड और तीसरा होता है होल्ड पीरियड। सो द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इंक्लूड, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है इसके अंदर स्पॉट वेल्डिंग भी होती है, सीम वेल्डिंग भी होती है, रोल स्पॉट वेल्डिंग भी होती है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग भी होती है, अपसेट वेल्डिंग भी होती है, फ्लैश वेल्डिंग भी होती है एंड परक्यूशन वेल्डिंग भी होती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस में ये सारे टाइप्स की वेल्डिंग भी होती है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूजेस नो शील्डिंग गैस, फ्लक्स और फिलर मेटल। जहां पर हम किसी भी शील्डिंग गैस, फ्लक्स या फिर फिलर मेटल का यूज नहीं करते हैं। सो इलेक्ट्रोड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल पावर टू द प्रोसेस आर नॉन कंज्यूमेबल। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन कंज्यूमेबल होते हैं, ठीक है। इस केस में जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, यहाँ पर जो करंट हो कितनी होगी? 5000 एम्पियर टू 20,000 एम्पियर तक, ठीक है, और जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट से कम। इसके एडवांटेजेस कौन कौन से हैं और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है? नो फिलर रॉड रिक्वायर्ड, यहाँ पर किसी फिलर रॉड की जरूरत नहीं पड़ती है। हाई प्रोडक्शन रेट्स, प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज्यादा होता है। ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन आर पॉसिबल। डिसएडवांटेज क्या है? रेस्ट्रिक्टेड टू लैब ज्वाइंट, कॉस्टली इक्विपमेंट। पहला क्या है? इसके थ्रू तुम लैब ज्वाइंट ही कर सकते हैं, बट ज्वाइंट नहीं कर सकते हैं, और इसका जो इक्विपमेंट है वो काफी कॉस्टली होता है, ठीक है। इस वेल्डिंग की देखो यहाँ पर हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये क्या है? शीट मेटल पार्ट्स जिसको हमें वेल्ड करना है। दिस वन क्या है? वेल्ड नगेट, ठीक है। ये है इलेक्ट्रोड और यह थ्रू क्या होता है? फोर्स। यहाँ पर करंट, ये पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज है, यहाँ सॉरी ये पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका ये निगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जो मैंने बताया था वर्किंग बिल्कुल वैसे, जैसे करंट फ्लो करेगी तो जो वर्क पीस है उस करंट को रजिस्ट करेगा, उसके फ्लो को रजिस्ट करेगा, जिसके थ्रू वहां पर क्या होगा? हाई हीट जनरेट होगी, ठीक है। उसका हम यूज करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। Resistance spot welding. So in this process, the fusion of electrode is done by electrodes having opposite charges at one location.
इस प्रोसेस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड का फ्यूजन होगा वो कैसे होगा, बाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड का फ्यूजन कैसे करेंगे, बाई इलेक्ट्रोड्स हैविंग अपोजिट चार्जेस एट वन लोकेशन। एक ही लोकेशन पे इलेक्ट्रोड्स पे अपोजिट चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, तो वहां पर इलेक्ट्रोड्स का फ्यूजन करेंगे। तो द शीट थिकनेस हैज टू बी लेस देन 3 mm फॉर ए गुड स्पॉट वेल्डिंग। अच्छी स्पॉट वेल्डिंग के लिए जिस शीट को हमें वेल्ड करना है उसकी थिकनेस 3 mm से कम होनी चाहिए। द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड टिप इज इंपॉर्टेंट, लाइक राउंड, हेक्सागोनल, स्क्वायर एक्सेट्रा। जो इलेक्ट्रोड की टिप होती है यहाँ पर वो डिफरेंट तरीके की होती है, वो राउंड शेप की भी होती है, हेक्सागोनल भी होती है, स्क्वायर भी होती है। द नगेट शेप विल बी अप्रोक्सीमेट 10 to 5 to 10 mm इन दिस केस। इस केस में जो नगेट का शेप होता है वो अप्रोक्सीमेट 5 to 10 mm तक होता है। इलेक्ट्रोड से अब जो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो कॉपर बेस्ड भी हो सकता है, रिफ्रैक्टरी मेटल्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर कॉपर या फिर टंगस्टन कॉम्बिनेशन। और इस डायग्राम के थ्रू हम इस वेल्डिंग को समझ सकते हैं। जिस वन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड, ठीक है, दोनों पे फोर्स अप्लाई करा, ये यहाँ पर कि हम स्लैब ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर दो बेस मेटल जिनको कि हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, जैसे फोर्स लगेगा यहाँ पर मेटल मेल्ट करेगा, जो मेटल है मेल्ट करेगा, मोर्टल मेटल, ठीक है। अगेन यहाँ पर वेल्ड नगेट यहाँ पर क्या होगा, फॉर्म होगा, उसके बाद हम सेपरेट कर देंगे और ज्वाइनिंग पर प्रोसेस, यहाँ पर जो ज्वाइनिंग या वेल्डिंग प्रोसेस है वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पॉट्स थे, स्टेप्स थे इन स्पॉट वेल्डिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग क्या होती है? So, in principle, seam welding is similar to spot welding, except that it uses disc-shaped electrodes as shown in figure. जो सीम वेल्डिंग है वो स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही होती है, बट इस केस में जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा, डिस्क की तरीके का होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो किस शेप का होगा, वो डिस्क शेप का होगा। तो इन प्रिंसिपल सीम वेल्डिंग इज सिमिलर टू स्पॉट वेल्डिंग एक्सेप्ट दैट इट यूजेस डिस्क शेप्ड इलेक्ट्रोड एज शोन इन फिगर, ठीक है। अनलाइक स्पॉट वेल्डिंग, द डिस्क शेप इलेक्ट्रोड आर नॉट सेपरेटेड आफ्टर ईच वेल्ड। यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि स्पॉट वेल्डिंग था, वहां पर क्या करते हैं कि वेल्डिंग के बाद हम इलेक्ट्रोड को सेपरेट कर देते थे, बट यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड को सेपरेट नहीं करेंगे। तो अनलाइक स्पॉट वेल्डिंग, द डिस्क शेप इलेक्ट्रोड आर नॉट सेपरेटेड आफ्टर ईच वेल्ड बट मेंटेन ए कॉन्टिन्यूअस प्रेशर ओवर द वर्क पीस, ठीक है। यहाँ पर जो डिस्क इलेक्ट्रोड होंगे वो वर्क पीस पर कॉन्टिन्यूअस प्रेशर बना के रखेंगे। तो टू कॉमन टाइप ऑफ सीम वेल्ड आर लैप सीम वेल्ड एंड बट सीम वेल्ड। यहाँ पर दो तरीके की वेल्डिंग कर सकते हैं। जो सीम वेल्डिंग होती है यहाँ पर हम लैप सीम वेल्डिंग भी कर सकते हैं और बट सीम वेल्डिंग भी कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोड करंट इज लिमिटेड टू फ्लो इन पल्सेस। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड करंट है वो पल्सेस के फॉर्म में फ्लो करेगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड करंट है वो पल्सेस के फॉर्म में फ्लो करेगी, सो दैट ए रो ऑफ वेल्ड इज प्रोड्यूस अलोंग द इंटरफेस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फ्रिक्शन वेल्डिंग। यहाँ पर एज ए नाम से नेम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर वेल्डिंग के थ्रू जो हीट जनरेट होगी वो क्या जनरेट होगी, बाय फ्रिक्शन। तो हीट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द एंड्स ऑफ टू पार्ट्स टू बी ज्वाइंट। जिस दो पार्ट को ज्वाइंट करना है उनके बीच फ्रिक्शन के थ्रू हीट जनरेट करेंगे वेल्डिंग के लिए, ठीक है। तो हीट इज ऑब्टेन्ड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द एंड्स ऑफ द टू पार्ट्स टू बी ज्वाइंट। One end is rotated at a high speed and other part is axially aligned and pressed tightly against it। इसमें जिस दो पार्ट को हमें जोड़ना है उसको क्या करेंगे, एक पार्ट को तो हाई स्पीड में रोटेट कराएंगे और दूसरे पार्ट को उसके अगेंस्ट रखेंगे जो कि एक्सियली अलाइंड होगा। तो फ्रिक्शन रेजेस द टेम्परेचर ऑफ बोथ द एंड्स। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन जो है दोनों एंड्स पर बढ़ेगा, ठीक है। फ्रिक्शन के थ्रू क्या होगा, दोनों एंड पर टेम्परेचर बढ़ेगा,
then rotation is stopped abruptly and the pressure is increased to join. इसके एडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन वेल्डिंग के? पहला क्या है, वेरी एफिशिएंट, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट क्या है। दूसरा क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ मेटल्स और कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स कैन बी ज्वाइंट सच एज एल्यूमिनियम टू स्टील। तीसरा एडवांटेज क्या है, ग्रेन साइज इज रिफाइंड बाई, ठीक है ना, ग्रेन साइज इज रिफाइंड, स्ट्रेंथ इज सेम एज बेस मेटल। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, ओनली राउंड बार और ट्यूब ऑफ द सेम साइज और कनेक्टिंग बार्स और ट्यूब फ्लैट सरफेसेस कैन बी ज्वाइंट। ठीक है, इसको हम यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। देखो अभी मैंने बताया यहाँ पर दो पार्ट्स होंगे, एक रोटेटिंग पार्ट होगा, एक नॉन रोटेटिंग पार्ट होगा। तो ये क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, ये क्या है, नॉन रोटेटिंग पार्ट। ठीक है, अब इस ये पार्ट रोटेट कर रहा है, अब नॉन रोटेटिंग पार्ट को इसके अगेंस्ट लेके आएंगे। देखो इसको अगेंस्ट पे लेके आए स्टेप 2 में, देन स्टेप 3 में क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर अप्लाई होगा यहाँ पर, देखो ठीक है। और स्टेप 4 में क्या है, वेल्डिंग परफॉर्मेंस, देखो यहाँ पर क्या हाई हीट जनरेट हो रही है यहाँ पर, तो क्या होगा, जो वेल्डिंग ऑपरेशन है यहाँ पर ये परफॉर्म हो जाएगा। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन ये दोनों पार्ट्स क्या होंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। तो ये डायग्राम था स्टेप वाइज फ्रिक्शन वेल्डिंग प्रोसेस कैसे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। सो इन AC arc welding, arc is performed between two tungsten electrodes along which streams of hydrogen are fed to the welding। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक AC arc फॉर्म होता है बिटवीन टू टंगस्टन इलेक्ट्रोड, दो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में एक AC arc फॉर्म्ड होगा, ठीक है, विच स्ट्रीम्स ऑफ हाइड्रोजन आर फेड टू द वेल्डिंग जोन। और इसके थ्रू क्या करेंगे, वेल्डिंग जोन में हम हाइड्रोजन की स्ट्रीम को फेड करेंगे। तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आर डिसोसिएटेड बाय द हाई हीट ऑफ द आर्क इन द गैप बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे बाय द हाई हीट ऑफ द आर्क इन द गैप between the electrodes. So the formation of atomic hydrogen proceed with the absorption of heat। तो यहाँ पर जो atomic hydrogen जो का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, the formation of atomic hydrogen proceed with the absorption of heat। ठीक है, रिएक्शन क्या बनेंगे, H2 से क्या बनेगा, H2 is equal to 2H minus 4 to 1.2 किलोजूल पर मोल। So the atomic hydrogen recombines to form मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आउटसाइड द आर्क। और यहाँ पर क्या होगा, आर्क के बाहर हाइड्रोजन एटम फिर रिकम्बाइन हो जाएंगे और रिकम्बाइन होकर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बना लेंगे। सो particularly on the relatively cold surface of the work being welded, releasing the heat required previously। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखते हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, हाइड्रोजन एक्ट्स एज शील्डिंग गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन एज शील्डिंग गैस की तरह एक्ट करता है। दूसरा क्या है, यूज्ड फॉर वेरी थिन शीट्स और स्मॉल डायमीटर वायर। तीसरा क्या है, लोअर थर्मल एफिशिएंसी देन आर्क वेल्डिंग, इसका डिसएडवांटेज है। सिरामिक्स में बी आर्क वेल्डेड। एंड यहाँ पर क्या है, AC यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट का यूज करते हैं। इस वेल्डिंग प्रोसेस को यहाँ हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पे देखो पावर सप्लाई में कहा था मैंने, AC सप्लाई होती है 300 वोल्ट AC सप्लाई, ये वर्क पीस है। ठीक है, ये वेल्ड बेस है, ये क्या हुआ है, हाइड्रोजन शील्डिंग, ये क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन शील्डिंग। और ये क्या है, फिलर मेटल, ये जिस पर क्या है, ये फिलर मेटल। यहाँ से हाइड्रोजन सप्लाई होती है और यहाँ से टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है आता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर फ्लेम जनरेट होती है जिसके थ्रू वेल्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट अफेक्टेड जोन, जिसको शॉर्ट में हैज भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हैज होता क्या। तो द हीट इफेक्टेड जोन इज एन एरिया ऑफ द बेस मटेरियल दैट हैज नॉट melted during the welding process but has undergo change in material properties as a result of its exposure to high temperature। The heat affected zone, बेस मटेरियल का वो एरिया होता है
जो कि मेल्ट नहीं होता है ड्यूरिंग वेल्डिंग प्रोसेस, है ना। हीट इफेक्टेड जोन क्या है? हीट इफेक्टेड जोन बेस मटेरियल का वो एरिया है जो वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान मेल्ट नहीं करता है, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है, जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, वो चेंज होती है। क्यों? क्योंकि ये जो बेस मेटल है जहां पर कि हैज हो रहा है, वो एक्सपोज होता है टू द हाई टेम्परेचर। तो द हीट इफेक्टेड जोन is an area of the base material that has not melted during the welding process but has undergone changes in material properties as a result of its exposure to high temperature. So where does heat affected zone occur? ये heat affected zone कहाँ पर होता है? तो heat affected zone forms adjacent to the weld. ये बिल्कुल वेल्ड के पास में ही फॉर्म होता है। The following factor influence the size of the heat affected zone. तो heat affected zone में कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। पहला हीट इनपुट पे, दूसरा ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू हीट, और तीसरा क्या है? थर्मल डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द बेस मटेरियल। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर हीट अफेक्टेड जोन को समझ सकते हैं। ये क्या है? मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या है? सॉलिड वेल्ड मेटल, है ना। देखो ये क्या है? अनइफेक्टेड बेस मेटल। ये क्या है? अनइफेक्टेड बेस मेटल। ये क्या है? टेम्परेचर जोन। ये क्या है? पार्शियली ट्रांसफॉर्म जोन। ये क्या होता है? रिक्रिस्टलाइज जोन। ये क्या होता है? ग्रेन साइज जोन। और ये छोटा सा क्या होता है यहाँ पर? सॉलिड लिक्विड बाउंड्री। तो ये क्या होता है? अनइफेक्टेड बेस मटेरियल, जहां पर कोई भी इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो हीट इफेक्टेड जोन जो है उसको बिल्कुल ब्रॉडली तरीके से इस डायग्राम में समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? वेल्ड डिके इज ए फॉर्म। वेल्ड डिके क्या होता है? ठीक है, सो वेल्ड डिके इज ए फॉर्म ऑफ इंटरग्रेनुलर कोरोजन। वेल्ड डिके क्या है? बेसिकली वेल्ड डिके एक इंटरग्रेनुलर कोरोजन होता है, यूजुअली ऑफ स्टेनलेस स्टील और सर्टेन निकल बेस्ड एलॉयज। तो वेल्ड डिके इज ए फॉर्म ऑफ इंटरग्रेनुलर कोरोजन यूजुअली ऑफ स्टेनलेस स्टील और certain nickel based alloys that occurs as the result of sensitization in the heat affected zone during the welding operation. So in stainless steel welding, chromium reacts with the carbon. जो स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग में जो क्रोमियम है वो कार्बन से रिएक्ट करेगा, रिजल्ट इन क्रोमियम कार्बाइड पार्टिसिपेशन ऑफ क्रोमियम कार्बाइड एट ग्रेन बाउंड्रीज। यहाँ पर क्या होगा? जो ग्रेन बाउंड्रीज है वहां पर क्रोमियम कार्बाइड जम जाएगा वहां पर। सो द कार्बाइड प्रेसिपिटेशन अलोंग ग्रेन बाउंड्रीज फॉर्म क्रोमियम डिप्लीशन जोन। जो ये कार्बाइड प्रेसिपिटेशन है अलोंग ग्रेन बाउंड्रीज, ये करेगा क्रोमियम डिप्लीशन जोन फॉर्म करेगा एडजेसेंट टू ग्रेन बाउंड्रीज एंड रिजल्ट इन वेल्ड डीके। ये है वेल्ड डीके। ठीक है, इसको और डायग्राम में हम यहाँ भी समझ सकते हैं। देखो ये क्या है? दिस वन क्या है? क्रोमियम कार्बाइड। ये क्या है? क्रोमियम डिप्लीशन जोन। तो ये क्या है? ग्रेन। ये हम इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि वेल्ड डीके क्या। ठीक है, तो एक बार नजर मार लेते हैं आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। ठीक है, तो आज हमने यूनिट नंबर 4 में वेल्डिंग प्रोसेस में हमने ज्वाइनिंग प्रोसेस पढ़ा, वेल्डिंग क्या होती है। देन हमने पढ़ा फिजिक्स ऑफ वेल्डिंग क्या है, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग क्या होता है, गैस वेल्डिंग एंड कटिंग क्या होती है, आर्क वेल्डिंग क्या होती है, टीआईजी एंड एमआईजी प्रोसेस क्या होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग क्या होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में टाइप्स कौन कौन से होते हैं, अदर वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ा, जैसे कि हमने वहां पर हाइड्रोजन वेल्डिंग पढ़ा या एटॉमिक वेल्डिंग पढ़ा। उसके बाद से वेल्ड डीके क्या होना है, हीट अफेक्टेड जोन। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने यूनिट नंबर 4 में कवर करे हैं। तो आई होप सो कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक बार इसको रिवीजन करेंगे तो आपको सारे टॉपिक समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।